हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान के अपवा तंत्र को पढ़ रहे हैं और राजस्थान के अपवा तंत्र में हमने आंतरिक अपवा तंत्र को पढ़ा। आंतरिक अपवा तंत्र के बाद अरब सागरीय अपवा तंत्र को पढ़ा और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत बनास नदी और बनास की सहायक नदी, चंबल और चंबल की सहायक नदियों की चर्चा करेंगे। हम दो क्लास में पीछे पढ़ चुके हैं, आंतरिक अपवा तंत्र और अरब सागरीय अपवा तंत्र। आज की जो हमारी तीसरी क्लास रहेगी वो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र रहेगा। जो वीडियो में नए हैं वो कैंडिडेट पीछे के दो क्लास अवश्य देखें। तो स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र से। जी, बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र में अगर देखा जाए, बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र, क्योंकि राजस्थान के अपवा तंत्र को हमने तीन भागों में बांटा था, हम तीसरा अंतिम पढ़ रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंतर्गत राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का ये 22.4% है। याद रखिएगा, राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का कितना है, ये 22.4% है। कितना है? 22.4%। जबकि बंगाल की खाड़ी राजस्थान से लगभग 2900 किलोमीटर दूर है। ओके, और बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, एक तो होगी बनास नदी, व उसकी सहायक नदी, नदियां, यानी बनास नदी अपनी सहायक नदियों का जल चंबल में उड़ेलेगी और चंबल फिर उस बनास के जल तंत्र को और अपने स्वयं सहायक नदियों के जल तंत्र को यमुना में उड़ेलती है। किसमें? यमुना में। और फिर यमुना चली जाती है आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद हम 2 नंबर पे पढ़ेंगे, वो होगा चंबल नदी। और चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों की चर्चा करेंगे। सहायक नदियां यानी चंबल और चंबल की सहायक, बनास और बनास की सहायक नदियों को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले बनास नदी से। बनास और बनास की सहायक नदियां और कुछ विशेष बांध और यहां पर कुछ त्रिवेणी संगम की चर्चा करते हैं। अब देखिए बनास नदी। जी, बनास नदी, सबसे पहले किसी भी नदी की बात आती तो उसके उद्गम से स्टार्ट होगी, यानी इसका उद्गम कहां से होता है और राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है, कितने जिलों से प्रवाहित होती है और फिर अंतिम छोर इसका कहां पर है, ये पहली बात आती है। फिर इस नदी की लंबाई क्या है और इस नदी के उपनाम क्या है, ये विशेष रहता है पहले चरण में। तो हम स्टार्ट करते हैं बनास नदी के उद्गम से। जी, सबसे पहले हम लेते हैं उद्गम। बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी है। खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की पहाड़ी पड़ती है राजसमंद में। कहां पड़ती है? राजसमंद। ये नदी राजसमंद से निकलकर चित्तौड़ पहुंचती है, यानी यहां पर क्या आ जाता है? चित्तौड़ आ जाता है। जी, चित्तौड़। अब चित्तौड़ जिले के बाद ये भीलवाड़ा को जाती है, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद ये अजमेर जिले के बाद ये टोंक, और टोंक के बाद सवाई माधोपुर के रामेश्वरम घाट में ये चंबल में मिल जाती है। चंबल नदी किसमें मिल जाती है? चंबल में। तो सबसे पहली बात करें उद्गम की, तो उद्गम हुआ इसका खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, यानी एक जिला तो यहां पे कौन सा हुआ, जहां विस्तार की बात करें तो राजसमंद, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यानी 6 जिले। और 6 जिलों से जो प्रवाहित नदियां हैं, एक तो चंबल है, एक लूनी है और एक बनास है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। अब ये तो उद्गम की बातें थी, यानी इसका उद्गम कहां से हुआ। नेक्स्ट बात आती है इस नदी की टोटल लंबाई क्या है। जी, लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480 किलोमीटर। दूसरी बात, इस
बनास नदी, यानी इस बनास नदी की लंबाई कितनी, 480 किलोमीटर। और इस बनास नदी के उपनाम क्या क्या है जी, उपनाम क्या क्या है? तो एक तो कहा जाता है इसके उपनामों में वर्णासा, वर्णासा, या फिर वन की आशा, या फिर इसी वशिष्ठी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वशिष्ठी। यानी वशिष्ठी नदी के नाम से, वन की आशा के नाम से और वर्णासा के नाम से ये जानी जाती है। ओके, ये इसकी लंबाई देखा जाए तो 480, और इसके उपनाम विशेष की बात की जाए, उपनाम, तो इसके उपनाम हमने पढ़े कि उपनाम इसके 3 है विशेषता, वर्णासा, वन की, वर्णासा मतलब वन की आशा या वशिष्ठी। ओके, अब बात करते हैं इस बनास नदी का जो अपवा क्षेत्र है, इसका जो अपवा क्षेत्र है वो कहलाता है बनास बेसिन, बनास बेसिन कहलाता है। ये हम पीछे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। ओके, और इसका बनास बेसिन इन्हीं जिलों से होकर गुजरता है, यानी राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, इनमें क्या है, बनास बेसिन का विस्तार है। यानी बनास नदी, जहां जहां बनास नदी का जो अपवा क्षेत्र है वही क्या कहलाता है, बनास बेसिन कहलाता है। अब बात करते हैं इस बनास नदी की सहायक नदियां, क्या पढ़ेंगे हम, सहायक नदियां। तो सबसे पहले लेते हैं अपन इसके ऊपर त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदियों की बात। जैसे अगर हम इसके मैप को थोड़ा सा देखें तो राजसमंद का मैप इस प्रकार से है। अगर राजस्थान के नक्शे में देखा जाए तो राजसमंद इस प्रकार से है, और राजसमंद के बाद यहां पाली आ जाता है, फिर यहां पे ये भीलवाड़ा आ जाता है इस प्रकार से, भीलवाड़ा, और यहां पर आ जाता है जी चित्तौड़, चित्तौड़, और यहां आ जाता है उदयपुर। क्या आ जाता है? उदयपुर। और इसके बाद यहां पर अजमेर आ जाता है। अजमेर के बाद ये जो जिला है वो टोंक रहेगा, और टोंक के बाद ये जो जिला है इस प्रकार से, ये जी सवाई माधोपुर रहेगा। सवाई माधोपुर, ये राजस्थान के नक्शे की बात करें, मैप की बात करें तो ऐसे रहेगा। अब ये जिला उदयपुर है। कौन सा है? उदयपुर। देखिए, अब इसी उदयपुर से हम स्टार्ट करते हैं इसकी सहायक नदियों की। देखिए, सबसे पहले अपन गोगुंदा की पहाड़ी की बात करें। गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ी, और गोगुंदा की पहाड़ी आप जानते हैं उदयपुर में है। ओके, गोगुंदा की पहाड़ी कहां है? उदयपुर में। और गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़ नदी। कौन सी? आयड़ नदी। और आयड़ नदी उदयपुर के अंदर, उदयपुर से ही निकलती है, उदयपुर में झील में गिरती है, और झील का नाम है उदय सागर झील। यानी गोगुंदा से जो नदी निकलती है जिसका नाम आयड़ नदी है, और आयड़ नदी उदय सागर झील में गिर जाती है। पर उदय सागर झील में गिरने के बाद ये नदी जब निकलती है तो बेड़च के नाम से निकलती है। किसके नाम से? बेड़च नदी। ओके, किस नाम से निकलेगी? यानी आगे ये बेड़च कहलाएगी। ये नदी क्या कहलाएगी? बेड़च। ठीक है, इस बेड़च नदी फिर ये चित्तौड़ की ओर प्रवेश कर जाती है। उदयपुर से किधर चली जाती है? चित्तौड़, इधर। और चित्तौड़ में प्रवेश करते ही यहां पर इसके ऊपर एक बांध बना है, ये वाला। ठीक है, एक बांध बना है चित्तौड़ के अंदर। देखिए, मैंने चित्तौड़ के नक्शे में इसको लेके आया हूं। तो चित्तौड़ में यहां पे एक बांध है जिसका नाम है गोशुंडा बांध। कौन सा बांध है जी? गोशुंडा बांध। और गोशुंडा बांध कहां पे है जी? चित्तौड़ में है। ओके, कौन सा बांध है? गोशुंडा बांध। अब गोशुंडा बांध चित्तौड़ में है। इसके बाद ये नदी इस प्रकार से, और यहां पर भीलवाड़ा के अंदर इस बनास में मिल जाती है। ये जो बात कर रहे हैं ये कौन सी नदी है? बनास नदी है, बनास नदी। और बनास नदी में यहां आकर बनास में मिल जाती है। कौन सी नदी? बेड़च नदी। क्योंकि आगे चलकर देखो, उदय सागर झील के बाद ये बेड़च कहलाई। क्या कहलाई? बेड़च कहलाई। इसके बाद गोशुंडा से इस प्रकार से या आगे चलते हुए भीलवाड़ा में प्रवेश कर जाती है। और भीलवाड़ा का जो ये स्थान है, ये वाला, ये है जी बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा। ओके, बिगोद
भीलवाड़ा में आकर के ये बनास में मिल जाती है। अब देखिएगा यहां से ये भीलवाड़ा जिला है, जैसे ये भीलवाड़ा जिला, और भीलवाड़ा से यहां पे एक नदी निकलती है मंडलगढ़ भीलवाड़ा से, जिसका नाम मेनाल नदी, यानी मेनाल नदी की बात करते हैं, मेनाल नदी। ओके, ये मेनाल नदी निकलती है मंडलगढ़ भीलवाड़ा से, मंडलगढ़ भीलवाड़ा। ओके, और मंडलगढ़ भीलवाड़ा से एक मेनाल नदी निकलती, इसमें थोड़ा भीलवाड़ा के अंदर ही, भीलवाड़ा के अंदर ही इसके ऊपर एक बांध बना यहां पे मेनाल नदी पे। किस नदी पे? मेनाल नदी पर। और वो मेनाल नदी पर जो बांध है वो कोठ्यारी बांध है, वो भी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है। ये है जी कोठ्यारी बांध। कौन सा बांध है जी? कोठ्यारी बांध। और कोठ्यारी बांध भी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में ही पड़ता है। अब जैसे ये मंडलगढ़ भीलवाड़ा में कोठ्यारी बांध के बाद ये आगे निकलती है इससे, और यहां से जैसे ही बनास और बेड़च में आकर मिलती है तो यहां पर इसका जल कुछ ऊंचा उठता है, तो यहां पे एक जलप्रपात भी बनता है जिसको बिगोद जलप्रपात भी कहते हैं और मेनाल जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यानी बिगोद जलप्रपात भी कह सकते हैं और मेनाल जलप्रपात भी कहते हैं। तो ये जो मेनाल जलप्रपात है ये 3 नदियां बनाती हैं, एक तो बनास, फिर बेड़च और फिर मेनाल। ओके, यहां पर ये त्रिवेणी संगम में जाता है, यानी ये बनास, ये बेड़च और ये मेनाल नदी, याद रहेगी। ये था बनास नदी के 2 सहायक नदियों में जिसको त्रिवेणी संगम बनाती है, और 2 उनके ऊपर हमने क्या पढ़े? बांध पढ़े। ओके, आगे बढ़ते देखिएगा। इसके बाद एक बेड़च की सहायक नदी की बात करते हैं। बेड़च के में भी एक सहायक नदी गिरती है जिसका नाम है गंभीरी नदी। यहां से गंभीरी नदी निकलती है, और गंभीरी नदी जावर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, जावर की पहाड़ी मध्य प्रदेश। यहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है गंभीरी। कौन सी नदी है जी? गंभीरी नदी है। ओके, और गंभीरी नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर प्रवेश करती है, और राजस्थान के यहां पे चित्तौड़ में, ये चित्तौड़ जिला है यहां पे, जैसे ये भीलवाड़ा के नीचे जैसे ये चित्तौड़ जिला, ये वाला, तो ये चित्तौड़ के अंदर यहां पर आकर के, यानी गंभीरी नदी इसी बेड़च नदी में आकर यहां मिलती है। ओके, और यहां पे ये तो है बेड़च देखो, और ये है गंभीरी, और गंभीरी और बेड़च का यहां पे जो संगम है, ये संगम मतलब जहां पे 2 की मुलाकात हुई है ना। अब इस संगम पे, इस संगम के ऊपर यहां मेषा का पठार के समीप यहां पर पड़ता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी गंभीरी और बेड़च के संगम पर मेषा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। या ये कह दें कि चित्तौड़ दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर है? तो चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के संगम में पर स्थित है। तो यहां पर यह है जी अपना चित्तौड़ दुर्ग। क्या है? चित्तौड़ दुर्ग, ये वाला। ओके, क्या है? चित्तौड़ दुर्ग। कहां पे जी? चित्तौड़ मेषा के पठार चित्तौड़गढ़ में है। बात समझ में आ गई। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर और चलें, ठीक है? तो देखिएगा, यहां राजसमंद पे ही बात करते हैं अपन, राजसमंद जिले की। तो राजसमंद जिले में ही बिजराल की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, ये बिजराल की जो पहाड़ी है ये राजसमंद में है। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद, और बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से एक नदी निकलती जिसका नाम है खारी, और ये यहां आके टोंक पे यहां गिर जाती है। इस नदी का नाम है खारी नदी। ओके, अजमेर से ही एक नदी और निकलती है, किशनगढ़ अजमेर से, किशनगढ़ अजमेर,
किशनगढ़ अजमेर से एक नदी का उद्गम और होता है जिसका नाम है डाई नदी, यानी खारी नदी और डाई नदी फिर किस में आकर मिल जाती हैं? बनास में। कहां पर? टोंक के अंदर। जहां पे ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं यहां पे एक त्रिवेणी संगम बन जाता है। और ये जो स्थान है जहां पे त्रिवेणी संगम है यहां पर एक बांध बना हुआ है जिसको हम कहते हैं बिसलपुरे बांध। बिसलपुरे बांध। और ये बिसलपुर बांध जो है राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। किससे है? कंक्रीट से बना बांध। और ये कहां पर है जी? ये है टोडा रायग्राम राजमहल टोंक में। टोडा रायग्राम राजमहल टोंक में। कौन सा? बिसलपुर बांध। और राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। यहां पर बिसलपुर बांध से एक परियोजना चलाई जाती है जिसको कहते हैं बिसलपुर बांध परियोजना। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। इस बिसलपुर बांध परियोजना के अंतर्गत जयपुर, यानी ऊपर जयपुर, अजमेर, टोंक और बूंदी को यहां पे जलापूर्ति होती है। जलापूर्ति किस किस को होती है? तो याद रखिएगा, अजमेर, स्वयं टोंक और इधर आ जाएंगे तो बूंदी और 2009 में जयपुर से। यानी इन 4 जिलों को जलापूर्ति होती है। किससे? बिसलपुर बांध परियोजना से। ओके, याद रहेगी। ये थी इसके अन्य 2 सहायक नदियां और। ठीक है, अब देखिएगा। अब बात करते हैं इसकी 3 और 2 5 नदियों को तो हम पढ़ चुके हैं सहायक नदियों में। अब आती दिवेर की पहाड़ी। अब दिवेर का नाम आते ही आप अच्छे से जानते हैं कि दिवेर कहां है। दिवेर राजसमंद से, जी दिवेर राजसमंद में है। और दिवेर राजसमंद से एक नदी निकलती है। दिवेर राजसमंद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोठ्यारी नदी। कौन सी नदी? कोठ्यारी नदी। यानी दिवेर राजसमंद की पहाड़ियों से कोठ्यारी नदी निकलती है। इसके बाद यहां पे एक बांध है जिसका नाम है मेजा बांध। मेजा बांध। ओके, कोठ्यारी नदी पर ही क्या बना है? मेजा बांध बना है। और मेजा बांध जो है उस मेजा बांध के समीप ही ग्रीन पार्क भी स्थापित किया गया है। क्या है? इस मेजा बांध के समीप ही क्या है? ग्रीन पार्क है। अब ये जो कोठ्यारी नदी है, इस कोठ्यारी नदी के तट पे ये भीलवाड़ा में आके मिलती है। तो यहां पे भीलवाड़ा शहर है। भीलवाड़ा शहर, यानी किस नदी के तट पर भीलवाड़ा शहर बसा है? तो कोठ्यारी नदी के तट पर बसा है। याद रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रभागा नदी। और चंद्रभागा नदी भी राजसमंद से ही निकलती है। सीधा ही नाम लिख देता हूं, चंद्रभागा नदी। ये चंद्रभागा जो नदी है इसका उद्गम राजसमंद में ही होता है। और इसके ऊपर चंद्रभागा बांध भी है। चंद्रभागा बांध जो आमेट में है। और आमेट पड़ता है राजसमंद, यानी इसके ऊपर एक बांध भी फिर आके भीलवाड़ा में मिल जाती। इधर इसके ऊपर एक यहां पे बांध भी है जिसको हम कहते हैं चंद्रभागा बांध। इसके बाद एक नदी और है जो किशनगढ़ अजमेर से, इधर से ही ये किशनगढ़ अजमेर से एक नदी निकलती है ऐसे, जिसका नाम है मानसी नदी। मानसी नदी। कौन सी नदी? मानसी नदी।
मानसी नदी भी किशनगढ़ अजमेर से निकलती है, किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और इस बनास में मिल जाती है। ये बात याद रहेगी। अब देखिएगा, हम थोड़ा सा बात और कर लें, और अगर बात करें तो यहां पे जयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मोरेल नदी। जयपुर से कौन सी निकलती है? मोरेल। मोरेल नदी जयपुर से निकलकर सवाई माधोपुर में इसके ऊपर एक बांध बना यहां पे, जिसका नाम है मोरेल बांध। मोरेल बांध, और ये मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में, याद रहेगा। इसके बाद देखिए, ये तो आगे मुख्यतः इसकी सहायक नदियां, किसकी? बनास और बनास की सहायक नदियां। अब बात वापिस से अपन सवाई माधोपुर में आते हैं। देखिए, यहां पर है रामेश्वरम घाट, यहां पे ये तो चंबल है ही। यहां से मध्य प्रदेश से एक नदी और निकलती जिसका नाम है सिप नदी, ये मध्य प्रदेश से निकल के आती है। और ये यहां पर चंबल, सिप और बनास तीनों यहां पे मिलती है, तो त्रिवेणी संगम बनता है। तो त्रिवेणी संगम देखा जाए तो यहां पे कितने बने? एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 त्रिवेणी संगम ये बने। और चौथा अगर हमने त्रिवेणी संगम पढ़ा है तो माही वाला पढ़ा, सो माही जाखम, बणेश्वर धाम, नवा टापरा, डूंगरपुर वाला। तो यहां पर जी रामेश्वरम घाट है, रामेश्वरम घाट जो सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर। और ये परशुराम की तपोस्थली भी है, परशुराम की तपोस्थली भी है, याद रहे। ये जो बात की हमने वो पढ़ी बनास और बनास की सहायक नदियां। उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखें, नेक्स्ट बात पढ़ें चंबल पे जी, चंबल नदी पे पढ़ें। अब देखिए, चंबल नदी, सबसे पहली बात आती है चंबल नदी का उद्गम और उसकी लंबाई से और उसका विस्तार, मुख्यतः यही बात आती है। तो चंबल का उद्गम के बारे में आपको पता है, जनापाव की पहाड़ी या फिर विंध्याचल पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत ही आती है, विंध्याचल पर्वत। और ये मालवा के पठार के अंतर्गत है, मालवा का पठार। और अगर जिले की बात करें तो महू जिला है। कौन सा है? महू जिला, महू मध्य प्रदेश। ये तो बात है इसके उद्गम की, और उद्गम के बात है इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। इस 965 किलोमीटर में 325 किलोमीटर तो मध्य प्रदेश में, ओके, 135 किलोमीटर राजस्थान में और 265 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। 265 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, ये राजस्थान में है। राजस्थान में 135, यूपी के अंदर 265 और मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर। साथ ही साथ ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ सीमा भी बनाती है। सीमा किस किस के साथ? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। तो कितनी सीमा बनाती है? 240 किलोमीटर की बनाती है। ओके, ये बात थी यानी चंबल और चंबल के लंबाई और उद्गम की। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा चंबल के उपनाम। एक तो इसे चरमवती कहते हैं, चर्मणवती कहते हैं, चरमवती या चर्मणवती।
अगर हम इसके विस्तार की बात करें कि विस्तार कितने जिलों में है, राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। और अगर राजस्थान में विस्तार की बात करें तो कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, आप अच्छे से जानते हैं, चित्तौड़ में प्रवेश करते हैं। चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के बाद करौली और करौली के बाद धौलपुर। ये इसका राजस्थान में विस्तार है। अब देखिएगा, यही बातें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये इसका जैनापाव की पहाड़ी से उद्गम हुआ, ओके, और जिला था महू, मध्य प्रदेश। और महू मध्य प्रदेश से ऐसे इसके सबसे पहले यहां पे एक बांध है मध्य प्रदेश में ही, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। किसमें? राजस्थान। और राजस्थान में ये चित्तौड़ से 84गढ़ से प्रवेश करती है। कहां से? 84गढ़। यहां पे आ जाता है चित्तौड़। और चित्तौड़ के अंदर ही इसके ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है। इसके बाद चित्तौड़ के बाद ये कोटा में आ जाती है। कोटा में इसके ऊपर दो बांध हैं, ये दो बांध हैं। एक तो कोटा डैम है और एक कोटा बैराज है। कोटा डैम जिसको अपन जवाहर सागर कहेंगे, और ये वाला जो है ये है कोटा बैराज। कोटा बैराज दोनों ही कोटा में। जवाहर सागर है, आप अच्छे से जानते हैं, बोरावास में है। कहां है? बोरावास कोटा में। और इसके बाद कोटा के बाद ये बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, फिर इस प्रकार से ये, जैसे कोटा के बाद ये बूंदी आ गया, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर अंतिम छोर यहां पे धौलपुर। ओके, ये थी यानी इसके विस्तार के। अब इसके ऊपर हमने देखा कि इसके ऊपर 4 बांध बने हैं। ये 4 बांध 3 चरण में बने हैं। 4 बांध 3 चरण में। अब हम इन 3 बांध, देखो यहां पे इस पर कितने बांध हैं जी? 4 बांध हैं। अब ये जो चंबल पे 4 बांध बने हैं, ये 4 बांध 3 चरण में बने हैं। कितने चरणों में बने हैं जी? 3 चरण में बने हैं। यानी 4 चरण में नहीं बने, 3 चरण में। यानी राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में ये वाला जो बांध है, और ये जो अंतिम कोटा बैराज है, ये वाला बांध, ये पहले चरण में बने हैं। यानी 1960 और ये 1960, ये प्रथम चरण के 2 बांध हैं। और प्रथम चरण में राजस्थान में जो चंबल पे बना पहला जो बांध है वो कोटा बैराज है। कौन सा है? कोटा बैराज। अब देखिएगा, ये कहां पे है? गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश में। एक बांध चित्तौड़ में है, राणा प्रताप सागर, और ये 2 हैं, ये कोटा में है। बूंदी में इसमें कोई बांध नहीं है, ना सवाई माधोपुर पे है, ना करौली, ना धौलपुर। जबकि आपने पढ़ा था कि इस प्रकार से इसमें यहाँ पे आके बनास गिरती है, यहाँ से इस प्रकार से सिप गिरती है, और एक त्रिवेणी संगम भी बनता है, रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर। ओके, सवाई माधोपुर। अब हम जो चर्चा करेंगे सविस्तार, इन 4 बांधों को डिटेल से पढ़ेंगे। 4 बांध कब कब कितने चरण में बने हैं, इनके ऊपर कितनी विद्युत का उत्पादन होता है, और टोटल विद्युत उत्पादन का राजस्थान को कितना मिलता है। और फिर बात आती है कि इन बांध विशेष से और क्या विशेष क्वेश्चन बनते हैं। यानी इसके उद्गम से मुहाने का क्रम भी पूछ सकते हैं। यानी उद्गम यहां से हुआ, ये इसका मुहाना हुआ, तो बांधों का सही क्रम भी याद रखिएगा। एग्जाम में एक बार 2nd ग्रेड में यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है। ओके, अब जो बात करेंगे हम 4 बांध की करेंगे कि 4 बांध कौन कौन से हैं, और 4 बांध कहां कहां बने हैं, कौन कौन से चरण में बने हैं, और कितनी कितनी मेगावाट का विद्युत का उत्पादन यहां पे
होता है और वहां पे राजस्थान को कितना प्राप्त होता है। तो किस बांध से विद्युत का उत्पादन नहीं होता, जहां से सिंचाई से होता है। तो सिंचाई का जहां से सिंचाई के लिए जिस बांध को बनाया गया है वो बांध कौन सा है। साथ ही साथ हमें यह जानना होगा कि उस बांध से सिंचाई किन किन जिलों में होती है, किन किन जिलों में सिंचाई होती है। यहां से हमें यह नहीं पूछेगा किन किन जिलों से होती है, हमें यह पूछेगा कि निम्न में से या कोटा बैराज से, कोटा बैराज बांध से राजस्थान में किस जिले में सिंचाई नहीं होती। तो वहां पर झालावाड़ ऑप्शन में होगा। याद रखिए झालावाड़ में नहीं होगी, कोटा में होगी, बूंदी होगी, बारा होगी, परंतु हाड़ौती क्षेत्र के अंदर झालावाड़ में नहीं होगी। और झालावाड़ में चंबल का कहीं पर कोई विस्तार नहीं है। यह भी पूछा गया है कि चंबल नदी का निम्न में से किस जिले में विस्तार नहीं है। तो वहां पर भी उत्तर हमें प्राय झालावाड़ में ही उलझाता है एग्जामिनर, और झालावाड़ ही हमारा गलत ऑप्शन होता है और वो चूज करना है। अब पढ़ेंगे हम 4 बांधों के बारे में। अब देखिए, चंबल पर बने बांध कितनी है जी? 4 है। और कितने चरण में बने हैं? 3 चरण में बने हैं। अब चारों बांधों के नाम याद रखिए। सबसे पहले गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर, इसको कोटा डैम कहेंगे, और लास्ट में है कोटा बैराज। कोटा बैराज, ये 4 बांध है। अब 3 चरण में कौन कौन से कब कब बने? प्रथम चरण में देखिए ये 1960 में फर्स्ट, तो लास्ट भी 1960 में। ओके, फिर देखो फर्स्ट लास्ट, तो यहां पे फर्स्ट फिर लास्ट, तो ये 1970 में और ये 1972 में कब कब बने हैं। ओके, और पहले जो और अंतिम इस बांध का जो उद्घाटन किया है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। किसने? जवाहरलाल नेहरू, या पंडित नेहरू कर देता हूं, पंडित नेहरू। ओके, ये जो बांध है वो कहां पर है? ये सारे बांध कहां कहां पर है? सबसे पहली बात ये याद रखिए कि ये मध्य प्रदेश में है। ये बांध कहां बना है? मध्य प्रदेश। ओके, जबकि राणा प्रताप जो बांध है वो निम्बाहेड़ा में है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। और जवाहर सागर जो बांध है वो बोरावास कोटा में है, और ये प्रॉपर कोटा में है। ओके, याद रहेगा। इसके बाद देखिएगा, इस बांध का जो उपनाम है वो कोटा डैम है। क्या है? कोटा डैम। याद रहेगा, कोटा डैम के नाम से जवाहर सागर बांध ही जाना जाता है। जवाहर सागर बांध, और ये लास्ट में कोटा बैराज बांध। ठीक, अब नेक्स्ट बात आती है कि किस किस से विद्युत का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, इसमें 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं, और 23 को हम 5 से मल्टीपल करें तो 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इससे होता है। ओके, अगर हम बात यहां राणा प्रताप से करें तो 43 मेगावाट की यहां पे 4 इकाइयां हैं, और 43 को 4 से गुणा करें तो 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। जबकि जवाहर सागर बांध पे 23 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं, तो 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ओके, कितना? 99 मेगावाट का। जबकि कोटा बैराज बांध से विद्युत उत्पादन नहीं होता, और इससे सिंचाई हेतु बनाया गया था। इससे क्या होती? सिंचाई। अब आपके दिमाग में आया, तो सिंचाई होती है तो फिर किन किन को सिंचाई का फायदा मिलता? किन किन जिलों को जी? राजस्थान का एक तो कोटा जिला, एक बूंदी, और एक है बारा। कोटा, बूंदी, बारा। और इस कोटा बैराज से 2 लिफ्ट नहर भी निकाली गई है। 2 लिफ्ट नहर, और उन दोनों लिफ्ट नहर से एक तो कोटा बूंदी को
और एक कोटा 12 को सिंचाई हेतु पानी मिलता है। किससे? कोटा बैराज बांध से। याद रहेगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे इनकी टोटल, अगर हम विद्युत की बात करें कि टोटल कितनी विद्युत उत्पादन हुआ जी, टोटल अगर हम इनको जोड़ेंगे जैसे 115, 172 और 99, ओके, इस 386 के लगभग बनेगा। टोटल जो मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है वो 386 होती है। इन तीनों को अगर हम जोड़ें, इन तीनों को जोड़ें तो टोटल जो विद्युत होती है वो 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और इसी के अंतर्गत चंबल घाटी परियोजना चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? चंबल घाटी परियोजना। और उस चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत याद रखिएगा, साथ ही साथ चंबल घाटी परियोजना भी करवा रहा हूं। तो यहां पर एक परियोजना चलाई जाती है, चंबल घाटी परियोजना। और चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 50-50 है, 50-50। यानी कहने का मतलब यहां पर जो विद्युत उत्पादन होती है उसका आधा राजस्थान को और आधा मध्य प्रदेश को, तो 386 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएंगे 193 मेगावाट, यानी 2 फिर 9 और 3, ठीक है ना। तो 193 मेगावाट विद्युत यहां राजस्थान को प्राप्त होती है। ये पर्सन पेपर में पूछा गया है, ओके, याद रहेगा। अब देखिए, साथ साथ हम इन बांधों की और विशेष बात करें। ये तो थी बीच में चंबल घाटी परियोजना में, बस इतनी ही बात याद रखनी है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत ये 3 खास करके ये 3 ही बांध विशेष हैं चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत। एक तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध, जबकि कोटा बैराज बांध जो है वो चंबल घाटी परियोजना का हिस्सा नहीं, क्योंकि उससे सिंचाई होती है और सिंचाई का पूरा फायदा किसको मिलता है? राजस्थान को ही मिलता है, ओके। और राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? कोटा है, बूंदी है और 12। और चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत विद्युत का उत्पादन होता है और 386 मेगावाट, जिसका 50-50 हिस्सेदारी है, और राजस्थान को 193 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अब देखिए, इन बांधों की अगर हम लंबाई की बात करें, किसकी लंबाई की, इस बांध की अगर हम लंबाई बात करें इसकी, तो इसकी लंबाई कितनी है जी? 573 मीटर ये लंबा है, ओके। कितना है? 573 मीटर। और अगर हम ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई 62 मीटर है। कितनी है? 62 मीटर, ओके। अगर हम राणा प्रताप सागर बांध इसकी बात करें, इसकी, तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। राणा प्रताप सागर की बात करें तो यहां पर इसकी जो लंबाई है वो 1100 मीटर है। कितनी है? 1100 मीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो 36 मीटर है। कितनी है? 36 मीटर। और अगर हम इसकी बात करें जवाहर सागर की, इसकी लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है जी? याद रखिएगा, इसकी लंबाई 440 है और इसकी ऊंचाई 45 है। 440 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो 45 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच गया? कोटा बैराज। कोटा बैराज की जो लंबाई है वो 438 है और उसकी लंबाई, ऊंचाई जो है वो 42 है। यानी लंबाई 438 और ऊंचाई है 42 मीटर। ये आ गई इनकी लंबाई और ऊंचाई की। क्या आई? लंबाई और ऊंचाई। अब देखिएगा, अब देखिए कि लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है? इस बांध की सबसे ज्यादा लंबाई है। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में ये सबसे ज्यादा, देखिएगा चारों में सबसे ऊंचाई है। तो चंबल नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध, यहां पे एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि चंबल नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध। चंबल नदी की बात कर रहा हूं मैं राजस्थान में सबसे ऊंचे की बात नहीं कर रहा।
राजस्थान में जो सबसे ऊंचा है वो जाखम बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है, जाखमिया गांव में बना, हमने पहले पढ़ा है। चंबल नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध तो गांधी सागर बांध, ओके, याद रहेगा। और चंबल नदी पर वैसा देखा जाए तो सबसे बड़ा बांध यही है, चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध तो कौन सा रहेगा? गांधी सागर बांध रहेगा, याद रहेगी। अगर देखिए अब यहां पे बात करें, ये देखो लंबाई सबसे, तो यहां पे आ जाएगा कि चंबल नदी पर बना सबसे लंबा बांध चंबल नदी पर। राजस्थान में चंबल नदी पर बना सबसे लंबा बांध यही है। पर अगर हमें वैसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो माही बजाज सागर बांध है, 3109 मीटर या कि 3.109 किलोमीटर लंबा है। वो है माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा में है। तो यहां पर बात करें अपन चंबल नदी पर बना सबसे लंबा बांध, तो वो बांध जो है वो राणा प्रताप सागर बांध है। और ये विश्व का सबसे सस्ता बांध है, विश्व का सबसे सस्ता बांध, ओके। विश्व का सबसे सस्ता बांध भी राणा प्रताप सागर बांध है, ओके। अब देखिए इस बांध से अगर देखा जाए, जवाहर सागर बांध से, इस जवाहर सागर बांध के नजदीक ही जलीय अभ्यारण्य है जिसका नाम है जवाहर सागर जलीय अभ्यारण्य। जवाहर सागर जलीय अभ्यारण्य ये राजस्थान का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है। कौन सा? जवाहर सागर जलीय अभ्यारण्य जो कोटा में है और जवाहर सागर बांध के नजदीक है, ओके। याद रखिए कोटा जो डैम है वो एक पिकअप बांध भी है, यानी इसका जल दूसरे डैम में ले जाया जाता है, ओके। यानी इससे पहले इसके अंदर जो पानी उड़ेला जाता है वो पिकअप बांध होता है, याद रहेगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बात करें, अगर हम चंबल नदी के अपवा क्षेत्र की बात करें तो चंबल नदी का जो राजस्थान का कुल अपवा तंत्र है उसका 20.9% आता है। कितना आता है? 20.9%, यानी राज्य के कुल अपवाह तंत्र का 20.9% चंबल नदी के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है, ओके। अब देखिएगा, अब हम जो बात करेंगे वो है चंबल, और चंबल नदी के बारे में पढ़ा, चंबल की सहायक नदियों की। और अपन ये बात जानते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि चंबल नदी का जो राजस्थान में प्रवेश होता है वो 84गढ़ से होता है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में है, 84गढ़ में। अब 84गढ़ भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से उसका प्रवेश होता है। उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी नदी आगे बढ़ती है तो वहां पर आता है चूलिया गांव। तो भैंसरोडगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बामनी। कौन सी नदी है? बामनी नदी है। और बामनी नदी जो भैंसरोडगढ़ से निकलती है वो चूलिया नामक गांव में आकर के चंबल के साथ मिल जाती है। और वहां पर उस चंबल के साथ जैसे ही बामनी नदी मिलती है तो ऊपर उठती है 18 मीटर, यानी वहां पे 18 मीटर ऊंचा एक जलप्रपात बनता है जो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है चूलिया जलप्रपात, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अब भी मैं आपको बात बता रहा हूं। इसके बाद देखिए, जब बामनी और चंबल नदी के तट पर ही, बामनी नदी और चंबल नदी के तट पर ही क्या है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। क्या है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। ये बात भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। अब जो बात करेंगे वो है चंबल की सहायक नदियां। साथ ही साथ देखो, हमने चंबल पर बने चारों बांध को विशेषतः अच्छे से पढ़ा। साथ ही साथ यहां पर हमने चंबल घाटी परियोजना की भी बात की, तो अलग से हमें चंबल घाटी परियोजना नहीं पढ़नी पड़ी, ओके। जब बनास नदी को पढ़ा तो वहां पर बिसलपुर बांध परियोजना के अंतर्गत हमने राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की बात की, जहां पर 4 जिलों को पेयजल प्राप्त होता है। और राजस्थान में कंक्रीट से बना बांध बिसलपुरी बांध है, जो राज्य का
एकमात्र कंक्रीट से बना बांध है। ओके, तो अब चर्चा करते हैं दोस्तों अपन चंबल की सहायक नदियों की। अब देखें चंबल नदी की सहायक नदियां जी, चंबल नदी की सहायक नदियां जी, कौन कौन सी चंबल की सहायक नदियां? तो सबसे पहले हम बामनी नदी से स्टार्ट करते हैं। किस नदी से? बामनी नदी से। नंबर 1 पे है बामनी नदी जी। बामनी नदी का जो उद्गम होता है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से होता है। कहां से होता है जी? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से, यानी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से इसका उद्गम होगा। ओके, और चूलिया नामक गांव में जाकर के ये चंबल नदी के साथ मिल जाती है। और इसकी मुलाकात चंबल से कब होती है जी? चूलिया नामक गांव में होती है। तो इसी के ऊपर है एक चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया जलप्रपात राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। और ये चूलिया जलप्रपात का जो निर्माण करते हैं वो कौन कौन सी नदियां करती हैं? तो याद रखिए चंबल और बामनी नदी, चंबल और बामनी नदी, याद रहेगा। और इसी चंबल और बामनी नदी के तट पर, इसी नदी के तट पर, इन दोनों नदियों के तट पर यहीं पर बना है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किसके? चंबल बामनी नदी के संगम के तट पे ऊपर। ओके, नेक्स्ट बात आती है 2 नंबर पे, इज नदी। कौन सी जी? इज नदी। याद रखिए इज नदी भी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से ही निकलती है। कहां से? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। बस इतनी ही बात याद रखिएगा कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से निकलती है और भैंसरोडगढ़ में ही ये चंबल से मिल जाती है। बस इसमें इतना ही है। इसके बाद जो 3 नंबर पे इस पे सहायक नदी है वह जी मेज नदी। मेज नदी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेज नदी कहां से निकलती है जी? मेज नदी निकलती है मंडलगढ़ भीलवाड़ा से। याद रखिएगा इसका उद्गम मंडलगढ़ भीलवाड़ा। अब मंडलगढ़ भीलवाड़ा से निकल करके ये बूंदी की ओर चली जाती है। जैसे ये मंडलगढ़ भीलवाड़ा है, जैसे ये भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के इधर बूंदी है, तो ये इधर से निकलकर ऐसे जाती है और यहां पे इस प्रकार से चंबल जाती है। ठीक है ना? तो यहां पे मंडलगढ़ भीलवाड़ा से निकल करके यहां पे बूंदी में प्रवेश कर जाती है और बूंदी के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना है। इसी के ऊपर, उस बांध का नाम है गुड्डा बांध। गुड्डा बांध। और गुड्डा बांध कहां पे है? बूंदी में। यानी इसी के ऊपर एक यहां पे क्या बना है? बांध बना है, जिसका नाम है गुड्डा बांध। और गुड्डा बांध के बाद इसका जो जल है वो चंबल में चला जाता है। याद रहेगा। नेक्स्ट है चौथी नदी। चौथी रहेगी मांगली नदी। अब मांगली भी मंडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलेगी। मांगली नदी, और मांगली कहां से निकलती है जी? मंडलगढ़ भीलवाड़ा। मंडलगढ़ भीलवाड़ा से, ये भी मंडलगढ़ भीलवाड़ा से ही निकलेगी। और मंडलगढ़ भीलवाड़ा से निकल करके एक घोड़ा पछाड़ नदी है जो बिजोलिया से निकलती है। देखिए यहां से ये ऐसे निकलेगी और यहां पे एक घोड़ा पछाड़ नदी है। तो घोड़ा पछाड़ नदी, घोड़ा पछाड़ नदी इसके साथ बूंदी में यहां मिल जाती है ऐसे, यहां। यानी ये तो है मांगली जो मंडलगढ़ भीलवाड़ा से, और ये घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़ नदी। अब मांगली भी भीलवाड़ा से और ये घोड़ा पछाड़ भी भीलवाड़ा से। अब जैसे ये भीलवाड़ा से बूंदी की ओर चली जाती है और घोड़ा पछाड़ यहां से इसके पीछे पीछे आती है और बूंदी में आकर के यहां से इसके साथ मिलती है, और यहां पर जब दोनों का संगम होता है तो जल इनका ऊपर उठता है। वहां पर भी एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम भीमलत जलप्रपात है। भीमलत जलप्रपात वो यहां पे बूंदी में बनता है। कौन सा? भीमलत जलप्रपात।
तो मांगली नदी का उद्गम कहां पे है? मंडलगढ़ भीलवाड़ा। ओके, इसके बाद 5 नंबर पे जो मैंने बात बताई, और 5 नंबर पे बात जो थी वो थी घोड़ा पछाड़। घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़ नदी बिजोलिया से निकलती है और बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा। ठीक है, अभी हमने जो बात की कि मांगली नदी और घोड़ा पछाड़ नदी, मांगली नदी और ये घोड़ा पछाड़ नदी यहां बूंदी में आकर के, बूंदी में आकर जब दोनों मिलती हैं तब वहां पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है भीमलत जलप्रपात। यस, यहां पर जो विशेष बात बनती है नोट लगा के लिख लीजिएगा कि भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात है बूंदी में। और भीमलत जलप्रपात को कौन कौन सी नदियां बनाती हैं जी? एक तो मांगली नदी और एक घोड़ा पछाड़ नदी, घोड़ा पछाड़ नदी। और दोनों ही नदियां कहां से निकलती हैं? भीलवाड़ा से। ये मंडलगढ़ भीलवाड़ा से और ये बिजोलिया भीलवाड़ा से। जब यहां से ये बूंदी में जाती हैं तो बूंदी में चंबल से मिलने से पहले, मतलब चंबल से इनकी मुलाकात नहीं होती, चंबल में ये नहीं मिलती, उससे पहले ही आपस में मिल जाते हैं, झगड़ पड़ती हैं सी, और इनका जल थोड़ा सा ऊपर उठता है और वही कहलाता है भीमलते जलप्रपात। क्या कहलाता है? भीमलते जलप्रपात। तो आपको ये बातें समझ में आई। बामनी नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से निकलती है और चूलिया नामक गांव के अंदर चंबल से मिलती है। वहीं पर चूलिया जलप्रपात है जो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और चंबल और बामनी नदी के तट पे ही भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना है। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा इज नदी। इज नदी भी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से निकलती है। इसके बाद मेज नदी जो मंडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है और जैसे ही बूंदी में प्रवेश करती है, तो इससे पहले बूंदी में प्रवेश करने के बाद यहां पे गुड्डा बांध है और गुड्डा बांध के बाद इसका जल किस में जाता है? चंबल में जाता है। नेक्स्ट है मांगली और घोड़ा पछाड़। मांगली नदी मंडलगढ़ भीलवाड़ा से और घोड़ा पछाड़ नदी भी भीलवाड़ा से बिजोलिया से निकलती है। दोनों ही नदियां बिजोलिया यानी भीलवाड़ा से निकल के बूंदी में जाकर के एक जगह मिलती हैं जहां पे भीमलत जलप्रपात का निर्माण करती हैं। और कौन कौन सी नदियां? मांगली नदी और घोड़ा पछाड़ नदी। नेक्स्ट अन्य में कौन सी है जी? परवन नदी। याद रखिएगा कि परवन नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश में ही होता है, और मध्य प्रदेश से ये निकल करके बारा की साइड से होते हुए, जैसे अपन राजस्थान में इस प्रकार से चंबल जाएगी तो यहाँ पे बारा जिला होगा और यहाँ पे मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से निकल करके बारा से होती हुए ऐसे मिलेगी। कौन सी नदी जी? परवन नदी। परवन नदी। और इसी परवन नदी के किनारे यहाँ पर बारा के अंदर एक दुर्ग बना है जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है जी? शेरगढ़ दुर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, शेरगढ़ दुर्ग। और शेरगढ़ जो दुर्ग है वो किस नदी के तट पे है? तो आप कहेंगे परवन नदी के तट पे है। पर एक शेरगढ़ नाम से 2 दुर्ग है, याद रखिएगा। एक जो शेरगढ़ है वो बारा में है और दूसरा जो शेरगढ़ है वो धौलपुर में है। ठीक है ना? एक तो है बारा में और एक धौलपुर में। ठीक है, जैसे तारागढ़ की बात करें तो एक तारागढ़ अजमेर में और एक तारागढ़ बूंदी में। इसी प्रकार से यहाँ पे शेरगढ़ भी 2 हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें परवन नदी के विस्तार की, यानी ये मध्य प्रदेश से बारा में आती है और बारा में आकर के चंबल से मिल जाती है। ओके, और बारा के अंदर ही इसी नदी के तट के ऊपर शेरगढ़ दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग। और याद रखिएगा कि शेरगढ़ दुर्ग 2 जगह है, एक तो बारा में है और एक धौलपुर में है। तो शेरगढ़ दुर्ग कितनी जगह है? 2 जगह, एक तो बारा और एक धौलपुर। याद रहेगा। इसके बाद देखिएगा परवन नदी के बाद आती है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी, याद रखिए कि चंद्रभागा नदी बनास की भी एक सहायक है जो राजसमंद से निकलती है और उसके ऊपर चंद्रभागा बांध है। चंद्रभागा बांध आमेर राजसमंद में बनास की भी है। और एक चंद्रभागा नदी इस चंबल की भी सहायक है
और चंद्रभागा नदी यहां झालावाड़ से निकलती है, झालावाड़ से, और झालावाड़ से निकल करके मध्य प्रदेश के होते हुए इस चंबल में मिल जाती है। ओके, इसके बाद एक है चंद्रभागा के बाद चाक्कण नदी, चाक्कण नदी। अब देखो चाक्कण नदी की बात करें ना तो चाक्कण नदी बूंदी से निकलती है। कहां से? बूंदी से। और चाक्कण नदी बूंदी से निकलती है, इसके ऊपर एक बांध है जिसका नाम है चाक्कण बांध, और चाक्कण बांध भी बूंदी में है, और चाक्कण बांध के बाद इसका जल चंबल नदी के अंदर चला जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक आती कुन्नू नदी। कौन सी? कुन्नू। कौन सी? कुन्नू। और कुन्नू नदी का जो उद्गम होता है वो गुना मध्य प्रदेश से होता है। कुन्नू नदी का जो उद्गम है वो गुना मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में आकर के मिल जाती है। बस इतना याद रखना, उद्गम याद रखना। एक आता है नेवाज या फिर नेमाज, नेमाज नदी, नेवाज या नेमाज नदी, इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश में ही होता है और मध्य प्रदेश में ही चंबल में मिल जाती है। ओके, इसके बाद अन्य की बात करें तो एक और आती है गुजाली नदी, और गुजाली नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से दो नदियों की और बात करें, एक तो आहू और एक है काली सिंध नदी। एक काली सिल नदी है, ये काली सिंध है। एक याद रखिएगा काली सिल नदी है। ओके, और ये काली सिल जो नदी है ये करौली से निकलती है। ठीक है, किससे निकलती है? करौली से। काली सिल नदी कहां से निकलती है? करौली से। अब बात कर रहे हैं अपन काली सिंध। आहू और काली सिंध दोनों ही नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ओके, कहां से? मध्य प्रदेश से। अब दोनों नदियां काली सिंध और आहू नदी दोनों मध्य प्रदेश से निकल करके झालावाड़ में प्रवेश करती हैं। इसके बाद ये कहां प्रवेश करती हैं? झालावाड़, झालावाड़ में प्रवेश करती हैं, झालावाड़ में प्रवेश। अब झालावाड़ में जहां पर ये आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, आहू और काली सिंध नदी जहां मिलती हैं, इनके संगम के ऊपर एक दुर्ग बना है जिसका नाम है गागरोनगढ़ दुर्ग झालावाड़। यानी इनका जो संगम है, इनका संगम होता है झालावाड़ में, और इनके संगम पे ही बना है गागरोनगढ़ दुर्ग झालावाड़, और इसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। किस दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद अगर हम अंतिम सहायक नदी की बात करें तो एक है जी पार्वती नदी। पार्वती नदी, और पार्वती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ओके, और एक बात और याद रखिए, एक पार्वती नदी करौली से भी निकलती है जिसे पार्वती सेकंड कहा जाता है। पार्वती सेकंड, याद रखिए पार्वती नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है वो चंबल की सहायक है। ओके, चंबल की सहायक है। तो हमने जो बातें पढ़ी चंबल की सहायक नदियों में विशेषता बात है, चाक्कण बांध के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है, भीमलत जलप्रपात के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर हमें चूलिया जलप्रपात या भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदी के तट पे है, गागरोनगढ़ दुर्ग नदी किस नदी के तट पे है, या फिर ये कह सकते हैं शेरगढ़ दुर्ग किन दो नदियों के तट पे या किस नदी के तट के ऊपर बना है। तो यहाँ पर यानी नदी और नदी के तट पर कुछ विशेष क्या है, वो चीजें हमसे एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों, अब जो हम बात करेंगे अगली क्लास में वो नदियों से संबंधित ही होगी, और वो रहेगा नदी घाटी परियोजना। यानी राजस्थान में नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सी विशेष परियोजना है और उनके अंतर्गत किन किन जिलों को लाभ मिलता है, कौन कौन से जिले उससे लाभान्वित होती हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के अपवा तंत्र को चंबल नदी और चंबल की सहायक नदियों के साथ ही पूरा का पूरा राजस्थान का अपवा तंत्र समाप्त होता है। दोस्तों, इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।